विंटेज क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 1 में अनुच्छेद 1 के संबंध में पढ़ा था, जिसमें संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 1962 में पुडुचेरी एवं 1992 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके लिए विधानमंडल एवं मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। एक जो है केंद्र शासित और प्रदेश और है, जिसमें मंत्रिमंडल एवं विधानमंडल की व्यवस्था है, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है 1919 में केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया गया और उसमें भी जो है विधानमंडल एवं मंत्रिमंडल की व्यवस्था है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं कि अनुच्छेद 2 में यह कहा गया कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। देखिए, इसमें यह कहा गया कि संसद ऐसे निर्बंधनों एवं शर्तों के साथ जो वह उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना कर सकती है। ऐसे निर्बंधनों मतलब ऐसे बंधन जो वह उचित समझती है। संसद को ही अधिकार है, संसद को भारत में नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। तो उसमें वह जो उचित समझे, जो निर्बंधन या मतलब बंधन या प्रतिबंध या शर्त जो वह उचित समझे, उसके साथ भारतीय राज्यों में ऐसे नए राज्यों का वह प्रवेश एवं स्थापना कर सकती है। ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, देखिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों में नए राज्यों के स्थापना की बात कही गई है, क्योंकि यहाँ भी कहा गया है कि नए राज्यों के निर्माण, नए राज्यों की स्थापना, बात एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो नए राज्यों की स्थापना की जाएगी, वो नए राज्य जो भारत राज्य द्वारा अर्जित किए गए राज्यों को नए राज्यों के रूप में सम्मिलित किया जाएगा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। और भारत में जो राज्य हैं, जिसे विदेशी राज्यों से अर्जित जो राज्य क्षेत्र है, वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारतीय संघ में सम्मिलित किया जाएगा। और जो भारतीय राज्य क्षेत्र हैं, उनमें कोई परिवर्तन करके जब नए राज्यों की स्थापना की जाएगी, वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाएगा। बात समझ में आई? बात यहाँ क्लियर करिए कि दोनों में नए राज्यों की स्थापना की बात कही गई है। तो पहले में जो विदेशी राज्यों से अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र होंगे, उनसे जिन नए राज्यों की स्थापना होगी, उनकी स्थापना अनुच्छेद 2 के अंतर्गत की जाएगी। और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भारतीय राज्य क्षेत्र पहले से हैं, उनमें परिवर्तन करके किसी नए राज्यों का निर्माण या किया जाता है, तो वो जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसलिए अनुच्छेद 2 में यह कहा भी गया है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों की स्थापना नए राज्य क्षेत्र को अर्जित करके की जा सकती है। नए राज्य क्षेत्र को अर्जित करके की जा सकती है। यह लाइन या ध्यान रखने वाली बात है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। अनुच्छेद 3 में देखिए कि अनुच्छेद 3 में कहा गया कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन।
अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण भी किया जा सकता है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है या उसके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 3 में यह कहा गया कि संसद विधि द्वारा, मतलब संसद कानून बना के, विधि द्वारा, किसके द्वारा, कानून बना के, अनुच्छेद 3 का के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 3 का के अंतर्गत संसद क्या कर सकती है? अनुच्छेद 3 का के अंतर्गत वो 4 तरह के कार्य कर सकती है। क्या? किसी वर्तमान राज्य से उसका प्रदेश अलग करके, मतलब संसद राज्य का निर्माण करने के लिए, किसी नए राज्य का निर्माण करने के लिए किसी भी राज्य से उसका प्रदेश माने कुछ भाग अलग करके जो है नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है। मतलब किसी भी राज्य को बांट के वो 2 भागों में विभाजित कर सकती है और दोनों को एक नए राज्य का नाम दे सकती है। दूसरा क्या कर सकती है? 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर वह यह भी कर सकती है कि भारत में जो राज्य वर्तमान में हैं उनमें से 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्यों के भाग को मिलाकर, ठीक है। अब यह इसके अंतर्गत यह कर सकती है कि जैसे 2 राज्य हैं और दोनों राज्यों के कुछ भाग को काटकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, मतलब किसी राज्यों के भागों को मिलाकर, ठीक है। और किसी राज्य के क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर, माने किसी एक राज्य में किसी दूसरे राज्य के कुछ भाग को मिलाकर। तो इस तरह से संसद जो है किसी भी राज्यों में परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण इन 4 तरीकों से कर सकती है, ठीक है। इनको आप ध्यान रखिएगा कि ये अनुच्छेद 3 का के अंतर्गत आते हैं। राज्यों में जो वर्तमान राज्य हैं उनमें से नए राज्यों का निर्माण करने का जो अधिकार है संसद को अनुच्छेद 3 का के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 3 ख, संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, अर्थात उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकती है। संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, अर्थात संसद को यह भी अधिकार है कि वह किसी भी राज्य के सीमा को, क्षेत्र को क्या कर सकती है? घटा सकती है। फिर अनुच्छेद 3 घ में, ख के तहत वह किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, ग के तहत किसी राज्य की के क्षेत्र को घटा सकती है। अनुच्छेद 3 घ के तहत संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसकी जो निर्धारित सीमा है उसमें भी परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद 3 अंग के अंतर्गत संसद किसी राज्य के नाम को बदल सकती है, ठीक है। नाम भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, राज्य हैं जिनके नामों में परिवर्तन किया गया है, तो यह अधिकार संसद को दिया गया है। देखिए अब ये अनुच्छेद 3 में जो राज्य शब्द दिया गया है उसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाता है, अर्थात संसद को केंद्र शासित प्रदेश एवं जो राज्य हैं दोनों में यह परिवर्तन करने का अधिकार है, ठीक है। वो संघ राज्य क्षेत्र के भी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के भी, और जो जिनका स्वायत्त शासन है, जो राज्य में स्वतंत्र रूप से शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, उन राज्यों, दोनों राज्यों में परिवर्तन करने का अधिकार जो है संसद को दिया गया है। यह जो परिवर्तन है यह
संसद अपने सामान्य बहुमत से करती है। ध्यान रखिएगा कि इसीलिए भारतीय संविधान को नमनीय संविधान के अंतर्गत रखा गया है कि नमनीय संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें संविधान में संशोधन साधारण प्रक्रिया के माध्यम से, साधारण विधायी प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। अर्थात संसद अपने सामान्य बहुमत से संविधान में कोई परिवर्तन कर सकती है। यहाँ भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया भी दी गई है। तो यह जो परिवर्तन है वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता है। यह बात अनुच्छेद 4 में कही गई है। क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 व 3 के परिपालन में, मतलब अनुच्छेद 2 और 3 के पालन में बनाया गया कानून अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात यह कहा गया है कि जो संसद, जो नियम, जो कानून अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाती है, अनुच्छेद 2 और 3 के परिपालन में जो कानून बनाती है वह कानून अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं माना जाएगा। यह संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात यह इसका तात्पर्य हुआ कि अनुच्छेद 368 में जो है एक विशेष प्रक्रिया दी गई संविधान संशोधन की, तो उस प्रक्रिया के अनुसार यह संशोधन नहीं होता है। यह संशोधन जो है विधायन, इस संबंध में विधायन सामान्य बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि वो शर्तें क्या हैं कि जब नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन, वृद्धि और ह्रास तथा नाम में परिवर्तन संबंधी विधेयक संसद में पेश करना होता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसमें यह कहा गया है कि नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन, वृद्धि, ह्रास या नाम में परिवर्तन संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बगैर संसद में प्रस्तुत नहीं हो सकता। अर्थात ऐसा विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। उसके पूर्व अनुमति के बिना कोई भी इस तरह का विधेयक जो नए राज्यों के निर्माण एवं सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है या सीमा में वृद्धि करनी है या ह्रास करनी है, तो कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में पेश नहीं हो सकती। अब राष्ट्रपति क्या करता है कि जब राष्ट्रपति की अनुमति हेतु विधेयक जाता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति प्रभावित जो राज्य हैं उनके विधानमंडल से वह इस बारे में सलाह मांगता है और उसके लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करता है। यह जो सलाह है वो केंद्र शासित राज्यों के से नहीं मांगता, क्योंकि केंद्र शासित राज्य जो हैं उसका तो मालिक स्वयं केंद्रीय शासन व्यवस्था है, केंद्रीय सरकार है। ठीक है, इसलिए उससे जो है सलाह मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा जो राज्य हैं उनके विधानमंडल से जो राज्य प्रभावित होते हैं उनके विधानमंडल से वह सलाह मांगता है। यह देखिए कि सलाह मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। ठीक है, परंतु देखिए एक निश्चित समय सीमा के अंदर वह सलाह दे, वह नहीं देता है। कोई भी विधानमंडल निश्चित समय सीमा के अंदर यदि राष्ट्रपति को सलाह नहीं देता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संसद में पेश करने की अनुमति दे सकता है। सलाह भी दे तो कोई जरूरी नहीं
कि राष्ट्रपति उसकी सलाह को माने। ठीक है, तो वह केवल राय मांगता है, बाध्यता नहीं है, बाध्यकारी राय नहीं है, वह केवल राय मांगता है और उस राय के बाद भी जो है वह स्वविवेक से कार्य कर सकता है। ठीक है, तो विधानमंडल चाहे वो सहमत हो या असहमत हो, राष्ट्रपति उस समय सीमा के बाद जो है उस विधेयक को संसद में पेश करने की अनुमति दे सकता है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? फिर से समझ लीजिए कि जो भी सीमा से परिवर्तन से संबंधित, ह्रास, सीमा ह्रास से संबंधित या क्षेत्रफल बढ़ाने से संबंधित, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित कोई भी विधेयक है, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बगैर संसद में पेश नहीं हो सकती। राष्ट्रपति उस पर कदम उठाता है कि वह संबंधित जो राज्य हैं उनके विधानमंडल से सलाह मांगता है एक निश्चित समय सीमा के अंदर। यदि राज्य सहमत हैं तो भी और नहीं है सहमत हैं तो भी वह जो है संसद में पेश करने की अनुमति दे सकता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या संसद जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो उसे किसी भी राज्य की सीमा घटाने का अधिकार दिया गया है, किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 3 ग में। आप देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 3 ग में यह दिया गया है कि संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र की सीमा को घटा सकती है। ठीक है, तो क्या घटाने के अंतर्गत भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य क्षेत्र को सौंपने की शक्ति भी है? ऐसा नहीं है। वह घटाने के अंतर्गत किसी भी जो है राज्य के क्षेत्र को वह विदेशी राज्य को नहीं सौंप सकती है। यह प्रश्न उठा था। तो फिर क्या होगा? यदि किसी भी राज्य के क्षेत्र को उसे विदेशी राज्य को सौंपना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। बिना संविधान में संशोधन के भारतीय संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को विदेशी राज्य को नहीं सौंप सकती है। यह मामला बेरुबारी केस 1960 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा निश्चित हुआ। ठीक है, देखिए उदाहरण के तौर पर जब भाजपा सरकार आई 1915 में, तो 1915 में बांग्लादेश और भारतीय सीमा में जो विवाद चल रहा था, उस सीमा के विवाद को निपटाने हेतु सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या किया? एक संशोधन किया, 100वां संविधान संशोधन। कौन सा? 100वां संविधान। इसके 100वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र की कुछ सीमा को बांग्लादेश को सौंपा गया और बांग्लादेश की कुछ सीमा को भारत के सौंप दिया गया। इस तरह से हम लोगों ने भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक के अनुच्छेदों का अध्ययन किया। ठीक है, इसके संबंध में यदि आपको किसी बात में कंफ्यूजन होती है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, उसको मैं फिर से क्लियर कर दूंगा।